A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are moving on our next segment, that is Indian ethos and management from business studies. It is very interesting chapter which we are going to start. हमारी पूरी की पूरी संस्कृति से पूरा जुड़ा हुआ चैप्टर है. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं हम. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. पूरी हमारे कल्चर के बारे में इसके अंदर बताया गया है, किस तरीके से हमने मैनेजमेंट में अपने कल्चर को लेकर आए हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. तो एथिक्स का मतलब होता है परंपरा, नीति यू कैन से. तो जो परंपराएं जो चली आ रही हैं फ्रॉम द डेकेड्स टू डेकेड्स, हमारी जो नीतियां थी, हमारा जो कल्चर था, उसके बेस्ड पे कुछ मोरल्स, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो हम मैनेजमेंट में फॉलो करने वाले हैं. तो हम वो पढ़ते हैं आज. एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, जो एथोस उसका मतलब होता है कैरेक्टर. एथिक्स एक साइंस होती है जहाँ पर ह्यूमनिटी के बारे में, ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में यहाँ पर मैनिपुलेट करा गया है स्किल्स को लेकर. तो उनकी स्किल्स को यूज़ करके हम मैनेजमेंट में किस तरीके से अपने लेकर आ सकते हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं. अब नेचर क्या है एथिक्स का? सबसे पहला है थोड़ा सा साइंस पे बेस होता है. इसमें राइट रॉन्ग हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं. इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे बेस्ड करता है ये कोई आर्ट नहीं होती है जहाँ पर हमें बहुत सारे स्किल्स की नीड होती है. ऐसा नहीं है. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट्स की नीड होती है. हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर वो ट्रू जाते हैं तो फिर हम उसको कंफर्म कर देते हैं. इट इज़ लाइक दैट. जो एथिक्स है वो कोई भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चेंजेबल है. ये अकॉर्डिंग टू टाइम में चेंज कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस. नेक्स्ट है, ये ह्यूमंस के लिए ही होता है मेनली. तो ह्यूमंस ही अप्लाई कर पाते हैं इन चीज़ों को, नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर, नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी. हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं. हम इसको फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स ही इसको हम एथिक्स कर पाते हैं. नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है एथिक्स के. सबसे पहला तो ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फेयर हो, ऑनेस्ट होना, एथिकल होना, यहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही मेनली जो है वो बनाया गया है. ट्रूथवर्थीनेस होती है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे मोरल स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं. तो यहाँ पे विश्वास, ट्रूथवर्थीनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, जो अच्छे तरीके से हम रिलेशंस को बिल्ड कर पाते हैं. डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो मैन के फेट पर चलती है, ट्रूथवर्थी पर चलती है. नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी. यस, अपनी कंपनी में अगर हम इसको करते हैं इस्टेब्लिश, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, क्योंकि हमारी एक चीज़ हम लॉस को, प्रॉफिट को देख कर चलते हैं. एथिक्स को हम प्रिंसिपल्स को लगा कर चलते हैं. और ये सोसाइटल भी सिक्योरिटी देती है, सोसाइटी के भी फेवर में होती है ये, क्योंकि हम हर चीज़ एनवायरनमेंट को देखकर और सोसाइटी को देखकर भी हम यहाँ पर काम करते हैं. तो अब एम्स क्या है एथिक्स के? एथिक्स को लाया क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है. सबसे पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स बिहेवियर होता है ये, तो पर्सन टू पर्सन बहुत अच्छा होता है. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर फेयर होता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. दैट इज सोसाइटल लेवल भी होता है. सोसाइटी के लेवल पे भी बहुत सारा काम करते हैं. लाइक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कंसर्न नहीं होता. ऑपरेशन इन द सेंस यू कैन से, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी बात नहीं होती है यहाँ पे. तो इस वजह से सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. स्टेक होल्डर के लिए भी अच्छे होते हैं, जो हमारी कंपनी में कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इनके लिए भी ये बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं. इस वजह से ये इनके एम्स होते हैं इन लेवल्स पे काम करना. अब नेक्स्ट आते हैं हम एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं. तो सबसे फर्स्ट होता है प्योरिटी. आपके अंदर एक फेयरनेस होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की वो टेक्निक्स यूज़ कर सके प्योर वे में, इन प्रॉपर मीन्स जो होते हैं उसको इस्टेब्लिश करके आप अपनी एडवांटेज दे सके अपनी सोसाइटी को बाय और प्योरिटी. तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है प्योरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट है मोरालिटी. मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता. आप क्या मोरालिटी देते हो, आप क्या मोरल देते हो लोगों को बाय योर प्रिंसिपल. तो ये वो वे होते हैं टू डू द वर्क टिल द एंड. तो आप किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो बाय योर प्रिंसिपल. नेक्स्ट है फेयरनेस होना चाहिए. हर एक चीज़ में, कोई सी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए. हर एक चीज़ जो है वो फेयर होनी चाहिए फॉर अ इंडिविजुअल. नेक्स्ट है इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक इंसान में. एज आई ऑलरेडी शेयर्ड कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्याज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर. यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे कॉमन बात हो एक तरीके से. ह्यूमन वैल्यू जो है यहाँ पे मेनली जो ह्यूमन को वैल्यू देना चाहिए. नॉन वायलेंस होना चाहिए, कोई किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज क्या हैं एथिक्स के. तो 3 तरीके से हम मान के चलते हैं. सबसे पहला है लॉ, जो हम पूरा पढ़ ही रहे हैं, लीगल सिस्टम होना चाहिए. नेक्स्ट है रिलीजन और नेक्स्ट है कल्चर. इन 3 सोर्सेज से हम अपने एथिक्स को रेडी करते हैं. रिलीजन जो है ये पुराना है, ओल्डेस्ट सोर्स है जिससे हम इंस्पायर करते
करते थे लोगों को ओवर 1000 ईयर्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन है जहाँ पर हम रहते हैं, साथ में कल्चर्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हम फॉलो करते हैं अपनी कंट्री में। लीगल सिस्टम है यहाँ पर, ये लीगल सिस्टम है वो कॉमन है सबके लिए, हर कोई लीगली जो है वो बाउंड है आज फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर कल्चर ऑल्सो। तो लीगल जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरीज पर एथिक्स की। तो कुछ थ्योरीज दी गई हैं बाय द एथिक्स। सबसे पहला है वर्च्यू एथिकल थ्योरी। जो थ्योरी है वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे बनाई गई है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से कैरेक्टर स्ट्राइक करता है। सबसे पहले कि इंडिविजुअल का कैरेक्टर आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। इंडिविजुअल का कैरेक्टर इन द सेंस आप अपने आप को वहाँ पे लेके देखो कि आप कितने ब्रेवरी के, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेवरी, आपके सेल्फ डिसिप्लिन पर, तो कुछ इस तरीके से आपके ट्रूथफुलनेस पर, आपका बिहेवियर जो है मेनली इंडिविजुअल बिहेवियर के बेस पे। नेक्स्ट आता है आपके वर्क, आप किस तरीके से आप अपने वर्क के लिए कितने ज़्यादा प्राइड हैं, एपैथी है, आप कितना वर्क के पीछे डिटरमिनेंट है। तो इसके बेस पे भी आपके इंडिविजुअल को वो चेक करते हैं। प्रोफेशनली बेस्ड पर, यानी कि आप कितना प्रोफेशनल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द पीपल वो किस तरीके से है। तो ये वर्च्यू एथिकल थ्योरी जो है वो इंडिविजुअल पर बेस्ड करती है। नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टम डेवलपमेंट एथिकल थ्योरी। इस थ्योरी में हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं बाय द सेंसिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि कितना सेंसिटिव तरीके से हम उस चीज़ को ले सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल इंप्रूवमेंट एथिक्स पे। इसी के अंदर 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले अगर हम किसी को पर्सनली ही हम मोरल करते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर लर्निंग, डेवलपमेंट, तो वो सब चीज़ें उसके पर्सनली इम्प्रूवमेंट अगर हो रही हैं तो वो सबसे मेन चीज़ है फॉर द सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर पर्सनली ही कुछ चेंज अपने आप से होने चाहिए, पर्सनली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स क्या बोलता है कि वो एक्शन होता है जहाँ पे हम कंफर्म करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो हम कंफर्म करते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स से। और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में होता है, इसकी श्योरिटी हम तब देते हैं जब हमारी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन होती है, कोई पार्टनरशिप करने के लिए इच्छुक होता है, रिस्पेक्ट देते हैं। इट इज़ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथिक्स तब हम मानते हैं जब ये सब चीज़ें हमारी कंपनी के साथ लोग करने में पसंद करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड लाइक हाँ हमारी कंपनी चल रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के प्रोसेस में है। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल एथिक्स थ्योरी। हमें पता है टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी पे तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को मोरल करते हैं, आप अपने एथिक्स में लगाकर, अपनी थ्योरी में लगाकर, अपने पर्पस और अपने गोल को देखते हुए कि हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को एथिक्स करें जिससे कि हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रोथ करे। फर्स्ट है हमारे पास एथिक्स। तो इस एथिक्स के अंदर ये बताया जाता है कि कई बार क्या होता है कि एक कोई कंप्लीटली वेलफेयर करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक के पर्सनल इंटरेस्ट को खो देते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम किसी एक के वेलफेयर के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए हम अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट को खो दें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और चाहते हैं पर सामने वाला कुछ और चाहता है, तो हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को खो देते हैं पर हम उसकी सुन लेते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं डियोंटोलॉजिक एथिकल थ्योरी। इसका मतलब है ड्यूटी। हमें अपनी ड्यूटीज़ की जो प्लेस है वो फिक्स कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि हमें जो ड्यूटीज़ हैं वो 1 बाय 1 एज अ स्केलेट चेन में फिक्स करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को अपने काम में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और उसको काम जो है वो इजीली मूवेबल हो सके। नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स थ्योरी। आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में आप क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। जो नेगेटिव थिंग्स हैं उसको हमें, नेगेटिव राइट्स को हमें हटा करके पॉजिटिव राइट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। सोशली यानी कि हम सोशली भी कहीं बाउंड होते हैं, तो हमें सोशल का भी ध्यान रखते हुए सारी की सारी थ्योरीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया के कल्चर पे। इंडियन कल्चर है उसके एथिक्स, जिसमें कि हमें पता है सबसे पहला है रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखो, इस एथिक्स को। नेक्स्ट है ट्रस्ट। हाँ, आप अगर किसी पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको एक ट्रुथवर्थीनेस बना के रखनी चाहिए अगर आप ट्रस्ट की बात करते हो तो। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आप ये नहीं कह सकते कि पूजा पाठ करना इज लाइक स्पिरिचुअलिटी। ऑल्सो वी नीड टू मेंटेन द डिग्निटी, कि आप किस हद तक जाकर उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करा करो, उसके बाद आप वीडियो को गो थ्रू करा करो। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट। वो जो ऊपर था वो पूरा चैप्टर का एक बेसिक आप कह सकते हो। अब मेन चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इंडियन एथोस जो है वो हम मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो लेसन्स हैं वो हमने भागवत गीता से कैसे लिए हुए हैं। सबसे पहला है कमिटमेंट।
हमें किसी भी चीज़ की कमिटमेंट करनी चाहिए। हमें भगवत गीता में बहुत सारी कमिटमेंट्स आपने देखी होगी कि कमिटमेंट करने के बाद हमें उस चीज़ को करना ही चाहिए। कहते हैं ना कि बात जो है वो पत्थर की लकीर के समान होनी चाहिए, तो वो कमिटमेंट आपकी ना ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस, यानी कि हमें ज़्यादा सेल्फिशनेस ना हो करके हमें लोगों के लिए भी, लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी हमें थोड़ा काम करना चाहिए। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर आपकी हर जगह, हर एक मैनेजमेंट में आपका बिहेवियर जो है वो मेंटेन डिग्निटी करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, कहाँ पर हमें इमोशनल होना है और कहाँ पर नहीं होना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारी बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे अंदर थोड़ी कामनेस होनी चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं, काम नहीं है कोई भी, तो हमें चीज़ों को कामली सॉल्व करना चाहिए। पीस आप समझ सकते हैं, मेंटल पीस जो है वो आपकी हर एक गोल्स को जो है वो अचीव करवा सकता है। तो आपके अंदर थोड़ा सा पीस होना चाहिए किसी भी चीज़ को सोचने का और समझने का। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड गणेशा ने क्या लेसन्स दिए हैं, क्या एथिक्स दिए हैं मैनेजर्स को। तो जैसा हमें पता है कि हम लॉर्ड गणेशा को लॉर्ड विनायक बोलते हैं, लॉर्ड शिवा उनके बेटे हैं वो, और गॉडेस पार्वती के, तो उन्हें गॉड ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है। उनके द्वारा लेसन्स दिए गए थे मैनेजर्स को। उसमें से सबसे पहला है विजनरी, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम्स हर की सबकी लाइफ में होती है, तो हम देखते किस तरीके से, उसका नज़रिया क्या है। सेकंड है गुड लिसनर, आपको पहले चीज़ों को ढंग से सुनना चाहिए, उसके बाद आप ही को कोई एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, वो लोगों के माइंड में जानी चाहिए जो आप बोल रहे हैं, आपकी बातें। सेक्रीफाइस होना चाहिए, कई बार आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो कई चीज़ें हमें गो आउट कर देनी पड़ती हैं। आपने बहुत सुना होगा साम दाम दंड भेद जो होता है, तो साम दाम दंड भेद जो होता है वो हमारी लाइफ का एक सक्सेसफुल बनाने के लिए पार्ट होता है। साम मतलब होता है इक्विटी, दाम मतलब होता है कि जब कंपनसेशन आप कोई भी करते हैं, रेमनरेशन जब आपको सैलरी मिलती है। दंड मतलब होता है कोई रूल, अपनी लाइफ में रूल रेगुलेशंस जो होते हैं। और भेद का मतलब होता है डिवीज़न। तो अगर आप ये चारों चीज़ें अपनी लाइफ में मुराल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। इसका मतलब कुल मिला के ये है। कुछ ये लेसन्स थे जो गणेशा लॉर्ड के द्वारा दिए गए थे। अब हम पढ़ते हैं रामायण के द्वारा। आपने रामायण बहुत देखी होगी, आई होप कि आप लोगों ने कोरोना में रामायण वगैरह देखी होगी। तो उसमें क्या होता था, एज वी नो कि वो संत वाल्मीकि ने लिखी थी वो जो रामायण थी, तो उसके अंदर हमें क्या क्या लेसन्स दिए गए हैं मैनेजर्स को। तो सबसे पहला है लॉयल्टी, कि आपको अपने काम के प्रति टुवर्ड्स योर कंपनी में, ज़्यादा रामायण में यहाँ नहीं घुसूंगी क्योंकि सबने देख रखे, तो मैं सीधा पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करती हूँ कि सबसे पहला है लॉयल्टी, कि जिस तरीके से माता केकई ने जब राम जी को कहा था वन जाने के लिए, तो उन्होंने जिस हिसाब से अपने माता की तरफ लॉयल्टी दिखाई थी, उसी हिसाब से आपको अपने मैनेजर्स अपने काम के प्रति लॉयल रहना है। नेक्स्ट है लीडरशिप, कि जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी जब वापसी आए थे तो उन्होंने जब उन्होंने पूरा लीडर बना लिया था, ग्रुप बना लिया था, तो वहाँ पे एज अ लीडर उन्होंने काम किया था, तभी वो वहाँ पर से सीता जी को ले आ पाए। अगर अकेले होते तो वो कभी नहीं होता। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए एज अ मैनेजर। और आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, कि उन्होंने कितने कम समय में 14 वर्ष के अंदर उन्होंने हर एक का हरण कर दिया सब कुछ, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। कॉपरेशन होना चाहिए, कि लोगों के साथ लेकर चलना। तो कुछ इस तरीके से जो चीज़ें थी वो रामायण के द्वारा हमें दी गई थी। अब हम हनुमान जी का देखते हैं कि उन्होंने क्या, तो जैसा हम सबको पता है कि हनुमान जी एक सपोर्टर थे राम जी के, जिन्होंने हेल्प बहुत करी थी सीता जी को छुड़वाने में। तो सबसे पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो वो बातचीत करते थे वो एकदम स्पष्ट बात करते थे, कोई भी इधर उधर बात नहीं करते थे। तो हमें एज अ मैनेजर की तरफ से हर एक इंसान से हमें इफेक्टिवली बात करनी चाहिए, कोई भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं, डायरेक्ट ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट है टैकल अप्रोच, इसका मतलब होता है जो भी आपको काम दिया गया आप उस पर फोकस करो और चीज़ों को हटा दो। सबसे पहले उस काम पे फोकस करो, तभी आपका काम जो है वो अच्छे इफेक्टिवली हो पाएगा। तो रिलायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट वर्ल्ड में चलना चाहिए। हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को हमें देख करके तब डिपिक्ट करना चाहिए प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है कि हमें हर काम हम्बलनेस से करना चाहिए। हमारे अंदर थोड़ी सी पेशेंस होना चाहिए, किसी भी काम को हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एम होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पूरी होनी चाहिए, कि जिससे हम स्ट्रेंथिकली और माइंडिकली हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इफेक्टिव लिसनिंग, कि हम अपने काम की चीज़ें सुने, अपने काम पर फोकस करें, तो हमारी जो लिसनिंग है वो उसी तरफ जानी चाहिए जिस तरफ हमारा काम हो। डिटर्मिनेशन, हमारा जो निश्चय है, जो हमारा काम के प्रति जो डिटर्मिनेशन है वो एक जगह रहना चाहिए फॉर द मैनेजर्स, की अगर वो अपने किसी भी कंपनी में कुछ कर रहे हैं तो उनका जो डिटर्मिनेशन है फॉर द एम्प्लॉयर्स और किसी के लिए भी, तो वो एक तरीके का होना चाहिए। हार्ड वर्क हमें कॉन्टिन्यूसली, एज वी नो कि अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करें तो हमें अपने हार्ड वर्क से रुकना नहीं चाहिए। वी शुड डू कंटिन्यू दी हार्ड वर्क।
संत कबीर ने क्या लेसन्स दिए थे मैनेजर्स के थ्रू, बहुत अच्छे लेसन्स हैं। आप देखो, ये दोहे हैं, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले काल करे सो आज कर, आज को आज पर में पढ़ ले होवेगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। जब आपको काम दिया जाता है उसी समय आप उस काम को ख़त्म करो। तो ये आपने सुना होगा ऑब्वियसली। फेथ एंड पेशेंस होना चाहिए कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो सुख काय हो। इसका मतलब है कि आपको फेथ और पेशेंस रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप दुख में तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, काम कर रहे हो हर चीज़, लेकिन अगर आपके पास सुख है, आपके पास पैसा है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो। तो आपको कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क और फेथ पेशेंस के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपॉन द कम्युनिकेशन। बोला गया था कि ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका मतलब है कि हमें हम्बलनेस से बात करनी चाहिए। बात करने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि हम तो खुश हैं, साथ में सामने वाला भी खुश हो, उसका जो फीलिंग्स है वो अंडरग्राउंड ना हो। जिस तरीके से हम बात करें, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विल पावर। इसमें कहा गया चिंता ऐसी दखिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। इसका मतलब है कि जो विल पावर होनी चाहिए वो आपकी मेडिसिन, कोई भी आपका डॉक्टर या फिर जो आप मेडिसिन लेते हो उससे कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी विल पावर को ही मजबूत करना पड़ेगा। आप कितनी दवाइयाँ लोगे, कितना वैद आपको जख्म पे आपकी मिट्टी लगाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपकी विल पावर जो है वो मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ एनालिसिस का मतलब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यानी कि मैंने जब खुद को एनालिसिस किया तो मैं सबको बुरा देखने गया, पर मैंने जब खुद एनालिसिस किया तो मुझसे बुरा ही कोई नहीं है। इसका मतलब हमें खुद को पहले देखना चाहिए, फिर हमें दूसरों को कुछ बोलना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तो सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वेल विशर। नेक्स्ट आता है कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। इसका मतलब हमें सबकी तरह से वेल विशर रहना चाहिए। हमें किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन बुरा कर रहा है कौन अच्छा। हमें सबके लिए वेल विशर होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसे करनी ना करे पाछे हंसे सब कोई। मतलब कि ऐसा काम मत करो जो पीछे लोग तुम्हारे पे हंसें। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि नेगेटिव ना हो कि तुम पे लोग हंसे पीठ पीछे। नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस में आता है कि छाछ मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कहीं भी सेल्फिशनेस में आपको नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। आपको अपने आप को किंग नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरों की नज़र से भी देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। और हम्बलनेस, जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था श्री हनुमान वाले में, कि आपको हम्बल होना चाहिए सबके साथ। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यू नीड टू गेट ओवर फ्रॉम दैट ओनली। अब कुछ लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो आदि गोदरेज ने दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, पहले के टाइम में लेखक थे। तो इन्होंने कुछ लीडरशिप लेसन्स दिए हैं, दैट इज डेलीगेटेड लीडरशिप स्टाइल। कि जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो सबके पास होनी चाहिए। डेलीगेट यानी सौंप देना चाहिए हमें सबको। एक ही इंसान के पास लीडरशिप का स्टाइल नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बेकार भी हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये। इसका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, यानी कि हमें चेंजेस लाते रहना चाहिए लीडरशिप स्टाइल में, यानी ऐसे तो बोरियत हो जाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिक लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, यानी कि जो एकदम प्योर, ऑथेंटिक बोलता है ऑथेंटिक खाना, प्योर होना चाहिए, प्योर लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए। कोई भी इसमें वो नहीं होना चाहिए कि इधर से आप तो आज एक दिन तो आपने बहुत अच्छी लीडरशिप करी, अगले दिन ऐसे करते हो, तो दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हॉलिस्टिक मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इनको जोड़ कर रखता है। एज अ टीम काम करते हैं हॉलिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। जितनी भी काम जैसे कि विजनरी करना, लोगों में टीम वर्क है, ये तो टीम वर्क को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। विजनरी यानी कि देखने का जो नज़रिया है वो ग्रुप ऑफ पीपल की तरह से देखता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स हुआ करते थे तो ये नॉन प्रॉफिट तरीके से देखते थे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वो लोग नज़रिया इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का समूह है, टीम ऑफ वर्क की तरीके से ये देखते हैं। नेक्स्ट है रिलायबल ब्रांड, कि यहाँ पर हमें किसी भी ब्रांड को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे हम कोई ब्रांड खोलते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे जल्दी इजीली ये रिलायबल हो जाता है। नेक्स्ट है टीम वर्क को अपग्रेड करता है। एज ऑलरेडी शेयर्ड कि यहाँ पे टीम वर्क जो है वो जल्दी सक्सेस होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है। न्यू आइडियाज़ को हम वेलकम करते हैं। हर एक इंसान का डिफरेंट पर्सपेक्शन होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़। परफॉर्म एनालिसिस हम ईजिली कर पाते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को
उसको परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसको हम नई चीज़ों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ की इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी चीज़ की, तो हम इंप्रूव भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हॉलिस्टिक मैनेजमेंट में ये बेनिफिट्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा हॉलिस्टिक मैनेजमेंट कहलाता है। टीम वर्क, एज अ टीम वर्क अगर आप काम करते हो कुछ भी, तो इट इज़ कॉल्ड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा चैप्टर इंडियन एथॉस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत अच्छा चैप्टर भी था, बट ये है इस चैप्टर में कि आपको थोड़ा सा समझने की वो है कि किस तरीके से किसने क्या कहा है। बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी कहलाता है ये एक चैप्टर, इसलिए सबसे एंड में मैंने आपको ही करवाया है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे लास्ट में इसको करके जाना। अच्छा चैप्टर है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की नीड है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या दिया था लेसन्स वगैरह, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ना। तो ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी कराती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कैसे आएगा। तो ये था लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। पूरा मैंने आपको पूरी की पूरी बुक जो है वो पूरे नोट्स के साथ कराई है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में लिखने में। ये कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे ज़रूर करना जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। तो आज पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म होते हैं यहाँ पे हमारी। तो हमने सारे एक एक चैप्टर जो है वो विद नोट्स करे हैं। मैंने सब कुछ आपको विद नोट्स कराया है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप इस पूरी बुक को एक बार मैं इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप इसको अच्छे से करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन द वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।